नमस्कार विद्यार्थियों, फिर से आपका स्वागत है लॉकडाउन की इन स्पेशल ई क्लासेज में। जीव विज्ञान की कक्षा 12 हिंदी मीडियम जो है उसमें कल हम पहला पार्ट जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पादपों में आवर्तबीजी पादपों में किस प्रकार से जनन होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब उसके अंदर कल हमने पढ़ा था कि जनन जो है पादपों में वो दो तरह से होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसके बारे में हमने पढ़ा था, अलैंगिक जनन जो है उसमें एक ही जीव, एक ही पादप जो है उसके द्वारा नया पादप जो है वो उत्पन्न हो जाता है। और उसमें लैंगिक जनन की जो दो आवश्यक शर्तें हैं, युग्मक निर्माण या अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन या निषेचन जैसी क्रियाएं जो हैं वो उसके अंदर नहीं होती हैं। अलैंगिक जनन के भी अलग अलग प्रकार, अनिषेक बीजता या फिर कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था। नोट्स जो हैं वो भी आपको अवेलेबल उपलब्ध करवा दिए गए हैं, उनको आप उसमें पढ़ के और साथ में जो पढ़ा रहे हैं उनको आप देख के उसमें से अपने बुक जो है नोटबुक जो है उसमें भी आप साथ में नोट करते रहें। कल अलैंगिक जनन में कायिक प्रवर्धन जो है उसके दो प्रकार जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। एक था प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। अब कृत्रिम कायिक जनन जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कृत्रिम कायिक जनन यानी अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन का दूसरा जो प्रकार है उसकी यदि हम बात करें तो उसमें शब्द आ रहा है कृत्रिम। कृत्रिम का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि मानव के द्वारा ये क्रिया जो है वो करवाई जाती है, इसलिए ये कृत्रिम शब्द जो है वो यहाँ पर काम में लिया जाता है। अब मानव जो है ये क्रिया पादपों में क्यों करवाता है, क्योंकि इसका सीधा सा जो उद्देश्य होता है वो है व्यावसायिक स्तर पर पादपों का उत्पादन। व्यावसायिक स्तर पर मानव के लिए जो आर्थिक रूप से उपयोगी पादप होते हैं उनका उत्पादन करवाने के लिए मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से कायिक जनन जो है वो करवाया जाता है। अब कृत्रिम कायिक जनन की अलग अलग विधियां हैं। मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो कृत्रिम कायिक जनन की 3 विधियां जो हैं वो काम में ली जाती हैं। पहली विधि है कर्तन विधि, दूसरी विधि जो है वो है दाब लगाना विधि या लेयरिंग, दाब लगाना विधि, और एक तीसरी जो विधि है जो इसके अंदर काम में ली जाती है वो है कलम रोपण विधि। ये 3 विधियां मुख्य रूप से काम में ली जाती हैं। पहली विधि जो है कर्तन विधि उसकी हम बात करते हैं। कर्तन विधि इसका सीधा सा अर्थ क्या होगा, पादप का कायिक भाग, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं तना या शाखा या फिर जड़ को काट कर, मुख्य जो मात्र पादप होता है उससे काट कर अलग कर लिया जाए और उसे फिर मिट्टी में रोप दिया जाए या मिट्टी में लगा दिया जाए, तो ये विधि कहलाती है कर्तन विधि। इस तरह की विधि जो है वो व्यावसायिक स्तर पर कई पादपों की जो कृषि की जाती है उसके अंदर मुख्य रूप से काम में ली जाती है। जैसे अंगूर की खेती करते हैं, अंगूर है या फिर गन्ना है, बोगेनविलिया है, गुलाब है, इस तरह के जो पादप हैं इन पादपों में इन पादपों का तना या शाखा या डाली जो होती है उसको काटकर जमीन के अंदर रोप दिया जाता है। उसमें कलिकाएं जो है वो प्रस्फुटित होने लगती हैं और एक नया पादप जो है वो प्राप्त हो जाता है। इसी तरह के कुछ अन्य पादप जो हैं जैसे अनार है, आम है, उनके अंदर जड़ जो है वो भी काम में ली जाती है। तो जड़ या तना उसको मात्र पादप से काटकर जमीन में लगाना, ये जो विधि है वो कहलाती है कर्तन विधि। उसके बाद में दूसरी विधि जो है उसकी हम बात करें, ये एक विशेष विधि है जिसे दाब लगाना विधि जो है वो कहा जाता है। इसमें दाब लगाया जाता है, पादप की शाखा का कोई भाग जो है, इसमें तना या शाखा काम में ली जाती है, जड़ वगैरह काम में नहीं ली जाती है, उसे दबा दिया जाता है। दबाने पर उसके दबे हुए भाग में जो कलिकाएं होती हैं उसमें जड़ और अन्य शाखाएं वगैरह जो है वो उत्पन्न होने लगती हैं और उसे फिर काटकर जमीन में रोप दिया जाता है, जिससे नया पादप जो है वो तैयार हो जाता है। अब ये दाब लगाने की जो विधि है वो भी 2 प्रकार से हो सकती है। एक पहली जो विधि है वो है इसमें टीला दाब विधि, और दूसरी जो विधि है वो है वायु दाब विधि
या गुटी विधि। पहले टीलादाब विधि की हम बात करें। टीलादाब विधि जो है वो सामान्य रूप से उन पादपों के लिए काम में ली जाती है जो झाड़ी या शाकीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अंदर यदि हम देखें कैसे किया जाता है, इसको हम थोड़ा सा डायरेक्टली बता देते हैं। जैसे मान ले कोई भी पादप जो है, ये वैसे काष्ठीय पादप है, लेकिन मान ले ये एक शाकीय पादप है। इस शाकीय पादप की शाखा को इस प्रकार से मोड़ा जाता है और मोड़कर जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, और दबाते इस तरह से है कि पर्व या पर्व संधि जो है वो जमीन के अंदर दब जाए और आगे का पत्तियों वाला जो हिस्सा है वो जमीन से बाहर रहे। अब यहाँ पर ये जो दबा हुआ हिस्सा है, कुछ दिनों तक ये दबा हुआ रहेगा तो इन गांठों से जड़ें वगैरह निकलनी शुरू हो जाती हैं, और इसके बाद से दबे हुए भाग के पीछे से इसको काट कर अलग किसी दूसरी जगह पर हम लगा सकते हैं। इस तरह की जो विधि है वो कई पादपों में काम में ली जाती है। जैसे एक पादप जो अपने प्रार्थना सभा के लिए जो मैदान बना हुआ है, उसमें दोनों तरफ लाइन में जो पौधे लगे हुए हैं, जो सजावटी पादप लगे हुए हैं, उनकी डाली वगैरह को दबाकर उसमें एक पौधे से कई सारे पौधे जो हैं वो बनाए हुए हैं, और ये आसानी से हम वहाँ पर कर सकते हैं या देख सकते हैं। दूसरी है वायुदाब विधि। कुछ काष्ठीय पादप या ऊंचे वृक्ष जो होते हैं, बड़े वृक्ष, उनकी डालियाँ थोड़ी सी मजबूत होती हैं और ज़्यादा ऊंचाई पर होती हैं, इसलिए उनको ज़मीन में नीचे नहीं दबाया जा सकता। इस स्थिति में हम ये वायुदाब विधि काम में लेंगे। वायुदाब विधि कैसे की जाती है, उसके लिए यदि हम देखें, पादप की जो डाली या शाखा होती है जहाँ से हमें नया पादप बनाना है, जैसे मान लीजिए डाली का आगे का भाग है, यहाँ पर इस स्थान पर इसमें एक कट लगाते हैं इसकी चाकू से, इस तरह से कि छाल के रूप में चारों ओर से इसकी जो वलय है, वलय के रूप में इसकी जो छाल है वो उतर जाए। उतरने के बाद में इसके ऊपर मोस घास जो हम कूलर वगैरह में काम में लेते हैं वो लगा देते हैं, या कोई कपड़ा वगैरह जो है वो इसके ऊपर बांध देते हैं। और ये बांधने के बाद में ऊपर की तरफ, जैसे ये डाली है, यहाँ पर हमने धागा वगैरह बांधा है, ऊपर वाली जो शाखा होती है उसके ऊपर कोई छोटा बर्तन वगैरह रख देते हैं और उससे एक धागा जो है वो लेकर इसके चारों ओर लपेट देते हैं। यहाँ से पानी धीरे धीरे रिस रिस के इस पर आता रहेगा, जिससे ये घास जो है वो गीली बनी रहेगी। इस स्थिति में ये जो इसका दबा हुआ भाग होता है इसी को कहा जाता है गुटी, इसलिए इसे गुटीदाब विधि भी कहते हैं। इस गुटी वाले भाग में अंदर ही अंदर जड़ें निकलने लगती हैं। इसके बाद में इसे पीछे से यहाँ से काट लिया जाता है। जैसे यहाँ पर गुटी बांधी हुई है तो यहाँ से काट लेंगे और काट कर इस डाली को एक पौधा जैसे हम लगाते हैं उसी तरह से इसको रोप दिया जाता है जमीन में। ये विधि जो है वो कहलाएगी वायुदाब विधि। इसके बाद में तीसरी जो विधि है वो काम में ली जाती है, तीसरी विधि वो है कलम रोपण विधि। कलम रोपण विधि जो है वो एक विशेष विधि है। इस विधि के द्वारा दो अलग अलग पादप भाग जो होते हैं या दो अलग अलग पादपों के भाग जो होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है और आपस में उनको जोड़कर इस तरह से उनको स्थिर कर रखकर छोड़ दिया जाता है जिससे वो एक ही पादप की तरह उगते हैं या एक ही पादप की तरह से वो कार्य करते हैं। अब इसमें दो अलग अलग पादप जो हैं वो काम कैसे करेंगे। एक पादप जो अपने यहाँ पर होता है जो निम्न क्वालिटी का पादप होता है जिसकी गुणवत्ता जो है वो थोड़ी सी निम्न होती है, और एक ऐसा पादप जो उच्च क्वालिटी का या अच्छी गुणवत्ता वाला पादप होता है। उस निम्न गुणवत्ता वाले पादप पर उच्च गुणवत्ता वाला गुण या पादप विकसित करने के लिए ये विधि काम में ली जाती है। इसमें दो अलग अलग पादपों के भाग हो गए। एक पादप भाग जैसे ये निम्न गुणवत्ता वाला भाग जो है वो अपने यहाँ पर पाया जाता है, वो पादप मान लिया जो लोकल प्लांट है, स्थानीय पादप। ये स्थानीय पादप जो है इसको ऊपर से काट दिया जाता है। ऊपर से काटने के बाद में इसके ऊपर एक दूसरा पादप जो है वो लाकर जोड़ दिया जाता है। दूसरा पादप इसके ऊपर एक इम्प्लांट हम करते हैं जिस पर डालियाँ वगैरह जो हैं वो सारी उगती हैं। ये जो दूसरा पादप इसके ऊपर लगाया जाता है इसको कहा जाता है कलम, और इसके नीचे जो पादप होता है इसको कहा जाता है स्कंद। यानी निम्न गुणवत्ता वाला पादप स्कंद का काम करेगा, उच्च गुणवत्ता पादप जो है वो कलम का काम करेगा। और फिर इनको आपस में इस तरह से जोड़ते हैं कि इनका कैम्बियम एधा वो भाग होता है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। इस तरह से उनको आपस में जोड़ते हैं कि उनका दोनों पादपों का एधा आपस में संपर्क में आ जाए
उसके बाद में दोनों के जो संवहनीय उत्तक जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और उससे वो एक ही पौधे की तरह से काम करने लगते हैं। अब ये कैसे करवाया जाता है, तो उसके लिए भी यदि हम देखें तो ये 4 अलग अलग तरीकों से करवाया जाता है। वो 4 तरीके कौन से हैं उनकी हम बातें करते हैं यहाँ पर, या कलम रोपण की 4 अलग अलग विधियाँ हैं उनकी हम बात करते हैं। पहली विधि है जिह्वारोपण विधि। जिह्वारोपण विधि जो है वो कैसे की जाएगी, जैसे ये पादप जो है, एक नीचे का पादप है स्थानीय पादप, इस स्थानीय पादप को यूं तिरछा काटा जाता है, तिरछा कट लगा देते हैं, और ऊपर जो कलम लगाई जाएगी उसको भी इसी तरह से तिरछा ही काटते हैं, और उसके बाद में वो आपस में एक मोटाई वाले पादप हैं वो एक सीध में आ गए और उनको जोड़ दिया जाता है। अब ये सवाल दिमाग में आता है कि इनको जोड़ देंगे तो ये टूटकर अलग हो जाएगा, लेकिन इसको इसके लिए धागे वगैरह से पूरी तरह से कसकर बांध देते हैं, और कसकर बांधने के बाद में इसे कुछ समय तक स्थिर रखते हैं, फिर ये पादप आपस में जुड़ जाएंगे। इसके ऊपर वाला जो पादप है आगे ऊपर उसमें डालियां वगैरह निकलेंगी, और जो भी डालियां वगैरह होंगी वो उच्च गुणवत्ता वाले पादप की, यानी कलम का जो भाग है उस कलम वाले भाग के गुण जो है वो इस पादप में विकसित हो जाएंगे। दूसरी विधि जो है वो कहलाती है वेज विधि। वेज विधि जो है उसके अंदर जो नीचे का स्कंद पादप होता है उसमें वी आकार का कट लगाते हैं, और ऊपर कलम जो है उसको भी वी आकार में काटते हैं ताकि ये आसानी से एक दूसरे में फंस जाएं, और फिर इनको बांध दिया जाता है और फिर आपस में जोड़ दिया जाता है। तीसरी विधि जो है वो कहलाती है मुकुट रोपण विधि। ये रोपण विधि या कलम विधि कहलाती है। तो जिस चीज को रोपा जाता है वो कलम है, तो कलम रोपण विधि ये हो गई। इसके अंदर किया जो स्कंद काम में लिया जाता है वो सामान्यतः एक मोटा पादप होता है। ऐसे मोटे पादप में अलग अलग स्थानों पर, जैसे ये मान लें स्कंद है तो इसमें यूं तिरछा चीरा लगाते हैं, तो तिरछा एक चीरा लगाया, और ये तिरछा चीरा लगाने के बाद में जो कलम होती है, दूसरा जो पादप होता है उसकी पतली शाखा जो है वो इसके अंदर फंसा दी जाती है। एक कलम यहाँ पर लगा दी, एक कलम में दूसरी जगह लगा दी, एक तीसरी जगह लगा दी, एक चौथी जगह, एक पांचवी जगह, छठी जगह, इस तरह से लगा दी। तो यह विधि सामान्यतः उस स्थिति में काम में ली जाती है जब एक ही स्कंद पर हमें उच्च गुणवत्ता वाले कई सारी शाखाएं या कई सारे पादपों का रोपण करना होता है, तो ये विधि काम में लेते हैं। इसलिए विधि कहलाती है मुकुट रोपण विधि। और अंतिम जो विधि है वो है कलिका रोपण विधि। कलिका रोपण विधि जो है वो नॉर्मली हम काम में लेते हैं, जैसे अपने यहाँ पर और ज़्यादा नहीं तो बेर वगैरह की जो झाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर ये विधि काम में ली जाती है। बेर वगैरह में हम कहते हैं कि पेम चढ़ाया हुआ है या कलम चढ़ाई हुई है, वो कलम चढ़ाने की जो विधि है वो ये कलिका रोपण विधि ही एक तरीके से इसमें काम में ली जाती है। इसमें जैसे ये डाली है, इस डाली को इसमें जहाँ पर गांठ होती है उस गांठ पर एक टी आकार का चीरा लगाते हैं। इसे डाली पर टी आकार का ऐसे चीरा लगाया, और चीरा लगाने के बाद में इसको यहाँ से कटा हुआ भाग है इसको निकाल दिया। निकालने के बाद में एक दूसरा जो अच्छी गुणवत्ता वाला जो पादप होता है उसे अच्छी गुणवत्ता वाला पादप के ऊपर भी इसी तरह से टी आकार का चीरा लगाकर कलिका सहित वो भाग निकाल लिया जाता है और वो यहाँ पर लगा दिया जाता है। फिर वो कलिका एक नई शाखा उत्पन्न करेगी। अन्य शाखाएं जो स्थानीय पादप की होती हैं उनको काट कर हटा दिया जाता है, और यही एक शाखा या कलिका जो है वो पूरे पादप के रूप में उत्पन्न या विकसित हो जाती है। इस तरह से ये कलिका रोपण विधि के द्वारा नया पादप जो हो तैयार हो जाता है। तो ये अलग अलग विधियां जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की हैं इनके बारे में हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन की विधियां जो हैं वो हमने पढ़ी। इसके बाद में आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है उसके तो अब अलैंगिक जनन के बाद में हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन कैसे होता है पादपों में, इसके बारे में हमें पढ़ेंगे। लैंगिक जनन की यदि हम तो अब हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन, इसके जो विशेषताएं हैं उसमें मुख्य रूप से जो चीजें आती हैं उनके अंदर यदि हम देखें तो इसमें दो अलग अलग जनक या दो अलग जनक जो हैं वो भाग लेते हैं। इसके अलावा ये जो दो अलग अलग जनक हैं ये उत्पन्न करते हैं नर और मादा युग्मक। नर और मादा युग्मक जो वो किए जाते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा।
आवर्त बीजी पादपों की हम बात कर रहे हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन वो करते हैं और एक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा वो लैंगिक जनन करते हैं, युग्मकों का उत्पादन करते हैं और फिर उसके बाद में युग्मक के संलयन की क्रिया होती है। ये दो आवश्यक शर्तें हैं लैंगिक जनन की, अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन। यदि ये दोनों क्रियाएं होती हैं और एक पादप में बीज बनता है और उस बीज से एक नया पादप बनता है, तो इसका मतलब उसमें लैंगिक जनन हुआ है। तो लैंगिक जनन जो है उसके हम बात करें। अब लैंगिक जनन पादप के अंदर आगे की जो पूरी यूनिट है उसमें दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट सारा हम वो लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम थोड़ी सी जानकारी जो है पहले चैप्टर में दी गई है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लैंगिक जनन पादप के जिस भाग में होता है उसकी हम बात करें। पादप में मुख्य रूप से जो कायिक भाग होते हैं उसमें एक भाग होता है उसका जड़, उसके बाद तना और उस तने पर बाद में उत्पन्न होने वाली पत्तियां। ये पादप के 3 मुख्य भाग हैं। लेकिन पादप जब जनन अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें पत्तियां और तने के स्थान पर उनकी वृद्धि जो वो कम हो जाती है और उसके स्थान पर उसमें पुष्प बनने लगते हैं। तो पुष्प पादप का वो भाग है या वो अंग है जो लैंगिक जननांग का काम करता है, यानी जननांग की तरह से काम करने वाला अंग जो है वो पादप में पुष्प है। अब एक पुष्प की यदि हम विशेषताएं देखें, पुष्प शाखा पर बनता है और ये एक वृंत के द्वारा शाखा से जुड़ा हुआ रहता है, या पुष्प वृंत पुष्प आवली जो है उससे जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे संरचना को हम कहेंगे पुष्प वृंत। पुष्प वृंत का ऊपरी जो भाग है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है और इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं पुष्पासन, जिस पर पादप के पुष्प के जो विभिन्न चक्र होते हैं वो इसके ऊपर जुड़े हुए रहते हैं। पुष्पासन का जो पहला भाग है या पुष्पासन पर लगने वाला जो पहला भाग है या पहला चक्र है वो होता है बाह्य दल पुंज। पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं या 4 चक्र होते हैं। पहला है बाह्य दल पुंज, जो सामान्यतः हरी पत्ती जैसी छोटी संरचनाओं के रूप में कलिका अवस्था में फूल को ढके हुए रहता है और उसकी सुरक्षा करता है। उसके बाद में भीतर की तरफ पुष्प का दूसरा चक्र पाया जाता है जिसे हम पंखुड़ी कहते हैं गुलाब की, या फिर जिसे हम दल कहते हैं, और दलों का जो समूह है वो कहलाता है दलपुंज। एक पंखुड़ी को दल कहेंगे, सभी पंखुड़ियों को मिलाकर दलपुंज कहेंगे। उसके फिर अंदर की तरफ होता है पुमंग भाग। पुमंग भाग की जो एक इकाई है वो होती है पुंकेसर। कई सारे पुंकेसर पुष्प में पाए जा सकते हैं, सभी पुंकेसरों को मिलाकर हम पुमंग कहेंगे। ये नर जननांग की तरह से काम करते हैं और इसमें नर युग्मकों का उत्पादन या फिर कह सकते हैं पराग कणों का उत्पादन जो है वो इसके अंदर होता है। और इसके बाद में सबसे भीतर वाला जो चक्र होता है, अंतिम चक्र, वो होता है जायांग। जायांग के अलग अलग भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में बीजांड जो है वो लगे हुए रहते हैं, एक या एक से अधिक बीजांड जो है वो उसके अंदर हो सकते हैं। इन सभी को एक साथ मिलाकर कहा जाता है जायांग। और ये पुष्प का चौथा भाग होता है। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा जो है वो हो गया पुमंग, जो जिसकी इकाई जो है वो पुंकेसर कहलाएगी, और चौथा जो भाग है वो हो गया जायांग। इस तरह से ये 4 चक्र जो हैं वो मिलकर एक पुष्प, प्रारूपिक पुष्प बनाते हैं। अब पुष्प 2 तरह के हो सकते हैं। कई पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें पुमंग और जायांग दोनों मिलते हैं। ऐसे पुष्प जो हैं वो कहलाते हैं द्विलिंगी पुष्प। सामान्यतः यदि हम सरसों, गुड़हले या दूसरे तरह के पादप जो हम देखें तो उनमें लगने वाले पुष्प द्विलिंगी होते हैं, उनमें दोनों चक्र पुमंग और जायांग दोनों पाए जाते हैं। लेकिन मक्का जैसा पुष्प है या फिर अन्य कुछ पुष्प जैसे खजूर वगैरह जो हैं, उनके अंदर जो पुष्प बनते हैं उनमें या तो पुमंग होता है या फिर जायांग होता है, कोई एक चक्र मिलता है। एक ही चक्र यदि मिलता है तो ऐसा पुष्प कहलाएगा एकलिंगी पुष्प। यदि उसमें केवल पुमंग है तो वो पुष्प हो गया पुंकेसरी पुष्प, और यदि उसमें केवल जायांग है या स्त्री केसर है तो वो हो गया स्त्री केसरी पुष्प। तो इस तरह से एकलिंगी पुष्प 2 तरह के हो सकते हैं। अब पादपों में एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प उपस्थित हो सकते हैं। इसके बाद में एक चीज जो इसमें और ध्यान में रखनी है, थोड़ी सी वो और ध्यान में रखिए कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये दोनों चक्र जो होते हैं ये पुष्प के सहायक चक्र कहलाते हैं। इसका कारण यह है कि ये लैंगिक जनन में सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं।
कोई युग्मक निर्माण में या फिर परागण वगैरह में उनके अंदर इनका कोई सीधा योगदान नहीं होता है, इसलिए ये सहायक चक्र होते हैं, सहायता जरूर करते हैं। ये सहायक चक्र हो गए या अनावश्यक चक्र कहलाते हैं। जबकि पुमंग और जायंग ये पुष्प के आवश्यक या अनिवार्य चक्र कहलाते हैं और ये जनन में भाग लेते हैं, इसलिए इनको जनन चक्र भी कहा जाता है। अब एक पुष्प के प्रारूपिक पुष्प के 4 भाग हुए। यदि किसी प्रारूपिक पुष्प में ये चारों भाग उपस्थित हैं तो वो पुष्प होगा पूर्ण, कंप्लीट। और यदि किसी पादप के अंदर, किसी पुष्प के अंदर ये चारों भाग नहीं हैं तो वो कहलाएगा अपूर्ण पुष्प। पुष्प दोनों तरह के मिल सकते हैं, कुछ पादपों में पूर्ण पुष्प होते हैं जैसे सरसों है, गुड़हल है, मटर है, उनके अंदर, या फिर अपूर्ण पुष्प जो एकलिंगी पुष्प होते हैं वो अपूर्ण पुष्प ही होते हैं। मक्का है, खजूर है, इनके अंदर पाए जाने वाले पुष्प एकलिंगी पुष्प होंगे। तो इस प्रकार से ये पहला जो अपना चैप्टर है जिसमें जनन से संबंधित सामान्य चीजें जो हैं वो बताए हुए हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। आगे अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे कल, उसके अंदर हम पूरा डिटेल से इस लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प के ये विभिन्न चक्र जो हैं, खास तौर से पुमंग और जायंग, इसमें किस प्रकार से जनन से संबंधित सारी क्रियाएं होती हैं, उनको हम सबको उन सबको हम पढ़ेंगे। ये जो पहला चैप्टर है इसके नोट्स वगैरह जो हैं वो आपको PDF फाइल के रूप में अवेलेबल करवा दिए गए हैं, आपको उपलब्ध हो चुके होंगे जो इन क्लासेस से जुड़े हुए हैं या जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं। किसी ने पूछा भी था कि क्या इनको नोट करना है, तो आपको ज़रूर से इनको नोट करना है। आप इनको नोटबुक में नोट करके रखेंगे ताकि दोबारा जब भी अपना सेशन शुरू हो, जब भी सेशन शुरू हो तो उस समय हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर से नोट नहीं करनी पड़े और हमारा समय जो है वो थोड़ा सा बचा हुआ रहे। साथ में आप इनको पढ़ते भी रहेंगे। आप खुद अपने स्तर पर नोट्स वगैरह के थ्रू खुद अपने स्तर पर भी अध्ययन कार्य करेंगे और इसके अलावा हम जो भी क्लासेज वगैरह जो चलाई जा रही हैं, आपको चैप्टर जो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, आप उनको भी पढ़ते रहेंगे। और उनमें कोई भी समस्या आपको यदि आती है तो उसके लिए आपको समय बताया हुआ है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का। उसमें आप अपनी समस्याएं जो हैं वो कमेंट के रूप में नोट करवा दें। अगले दिन जो है उनका समाधान जो है वो हम उपलब्ध करवाने की कोशिशें आपके लिए करते रहेंगे। धन्यवाद।